हमारे देश भारत के इतिहास के जानने के क्रम में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इतिहास को जानना चाहते हैं, लेकिन इतिहास जो है हमको इनकी डेट्स की वजह से काफ़ी बोरिंग लगने लग जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों को हमने एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में रखा है। साथ में हम प्रत्येक प्रश्न को आपको समझाएंगे, उसको 360 व्यू के ज़रिए हम आपको बताएंगे, उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सराय ए आदिल का संबंध था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सराय ए आदिल का संबंध किस चीज़ से था? तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो सराय ए आदिल है, ये था, इसका जो है हिंदी रूपांतरण है न्याय का स्थान। और ये क्या होता था? तो ये एक बाजार होता था कपड़ा, चीनी, जो जड़ी बूटियां हैं, या फिर जो तेल है, या फिर कुछ जो मेवा है, ऐसी वस्तुओं के लिए एक एकांतरित बाजार होता था। अब ये जो बाजार है वो बदायूं द्वार के पास लगाया जाता था। साथ में अब इस बाजार की कुछ विशेषताएं हम आपको बताते हैं। तो यह जो बाजार था, यह क्या था? इसको सरकारी धन से प्राप्त ये बाजार था। अब होता क्या था कि यहाँ पर सरकार, जो ये आपका जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा जो निर्धारित जो दाम थे, कीमतें थे, उन्हीं पर सामान को बेचना पड़ता था। यानी कि अगर आप उससे ऊपर या आप उससे ऊपर दाम को बेचते हो तो आपको फिर यहाँ पर सज़ा का सामना करना पड़ेगा। तो एक निर्धारित ये बाजार था सराय ए आदिल, जो कि राजा के द्वारा चलाया जाता था। और इसमें जो है विदेशों से व्यापारी या फिर बाहरी प्रदेशों से व्यापारी और अपने ही राज्य के जो अधीनस्थ जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर आते थे अपने सामान को बेचने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया था? हम जानते हैं कि अकबर बहुत ही छोटी उम्र में इसने राजगद्दी को संभाल दिया था, और लगभग 13 साल यानी कि 13.5 साल 6 महीने का अकबर उस समय था जब ये जो है राजा बन गया था, सुल्तान बन गया था। तो कोई बड़ा यानी कि जो बैरम खां था, इसके संरक्षण में अकबर काफ़ी लंबे समय तक रहा था। लेकिन बैरम खां के साथ क्या होता है? तो उसके पतन के बाद किसके प्रभाव में आया? तो माँ अनगा। अभी माँ अनगा कौन थी? माँ अनगा का मतलब होता है दूध माता। दूध माता यानी कि जिसने अकबर का पालन पोषण किया था। अब हुआ क्या कि ये हमेशा से ही बैरम खां के खिलाफ साजिशें रचती रहती थी। तो इसने अकबर के खिलाफ बहुत ज़्यादा, जो जो बैरम खां के खिलाफ अकबर को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बोलने लग गई, साजिशें रचने लग गई। तो फिर अकबर भी जो है, इसने क्या कर दिया, 1560 में बैरम खां को आगरा छोड़ करके खुद दिल्ली आ गया। अब होता क्या है, इसके बाद जो है माँ अनगा के संरक्षण में अकबर रहने लग गया। तो अब काफ़ी वो जो है इनकी बातें सुनने लग गया, उनके जो है अंडर कंट्रोल में आ गया। तो अब जो है होता क्या है कि इनका एक बेटा था, उसका नाम था अधम खां। तो अधम खां ने एक गलती कर दी। अधम खां ने क्या किया कि एक वजीर था, उसका नाम था अलगा खां। अलगा खां को उसने क्या कर दिया, मार दिया। अब उसको लगा कि भाई मेरी माँ जो है, अब वो अकबर के पास जो है, और जो पूरा कंट्रोल जो है मेरी माँ का है। तो इसने इसी उसमें जो है उसको एक वजीर को मार दिया। अब अकबर इससे काफ़ी क्रोधित हुआ। तो अकबर ने क्या किया, हुक्म दिया, और इसको बांध करके, जो अधम खां जो कि इस माँ अनगा का एकमात्र बेटा था, उसको बांध करके किले से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी माँ भी अब जो है कुछ समय के बाद समाप्त हो गई, मर गई। तो इसके बाद जो है अकबर जो है हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि अकबर जो है किसकी मृत्यु के पश्चात हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया था? तो वो थी माँ अनगा। तो ये थी कहानी बैरम खां के पतन के बाद
अकबर के संरक्षण की। अगला है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया था? तो ये था फिरोज तुगलक, जिसने जजिया जो है ब्राह्मणों से भी वसूल किया था। अब बात आती है, ये जजिया क्या है? तो जजिया जो है एक टाइप का टैक्स था, एक टाइप का कर था, जो कि धार्मिक कर था। यानी कि अगर आप मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि शासक मुस्लिम है, तो यदि आप मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं और अगर आप एक गैर मुस्लिम हैं, अर्थात आप एक हिंदू हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब ऐसा ही हुआ। तो ये पहले जो है, इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत देवल में की थी इस जजिया कर की, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत की फिरोज तुगलक ने। अब फिरोज तुगलक ने क्या कहा? बोला कि साथ में जो है अब ब्राह्मण भी कर देंगे। ठीक है, तो बात होती है कि ब्राह्मणों को जब कर देने की बात आई तो ब्राह्मणों ने दिल्ली में जो है भूख हड़ताल कर दी। अब जब भूख हड़ताल की, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो यहाँ का जो सुल्तान था फिरोज तुगलक, तो फिर जो दिल्ली की जनता थी, क्योंकि वो ब्राह्मणों का सम्मान करती थी, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के बदले में हम ही जजिया कर दे देंगे, आप उसकी चिंता न करें। अब होता क्या था, ये बहुत ही क्रूर, क्योंकि ये शासक था, तो यदि कोई जजिया कर नहीं दे पाता था तो ये क्या करते थे, उसके पास बहुत अत्याचार करते थे, बहुत उसको सताते थे, उससे ज़बरदस्ती टैक्स मांगते थे। अगर वह टैक्स नहीं देता था तो उसको पकड़ करके उसे ही खुद बेच देते थे। अगर ऐसा भी ना कर पाए तो उसको गुलाम बना करके बेचने के बाद भी अगर ऐसा ना हो तो उसका धर्मांतरण कर देते थे। और इसकी वजह से, इसके डर की वजह से काफ़ी सारे हिंदू जो है वे मुसलमान भी उस समय बन गए थे। तो ये था जजिया कर। साथ में शेरशाह के समय में क्या किया गया, जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। तो प्रश्न आ सकता है कि जजिया कर को किस सुल्तान के समय में नगर कर की संज्ञा दी गई? तो वो था शेरशाह। अब समाप्त की गई, तो पहला शासक जो था जिसने इस जजिया कर को समाप्त किया था वह था अकबर। तो अकबर ने 1564 में, आप इन फैक्ट को नोट करिए, 1564 में इस जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन फिर से 1575 में इसने फिर से इसको स्टार्ट भी कर दिया था अकबर ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट जिसका वध उसके सेनापति ने ही कर दिया था। तो ये मौर्य जो काल की बात हो रही है, तो वो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था जिसका वध उसके सेनापति ने कर दिया था? तो मौर्य सल्तनत काफ़ी प्रसिद्ध सल्तनत रही है। तो इसका जो अंतिम राजा था वह था बृहद्रथ। तो बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने क्या किया, 180 ईसा पूर्व में जो है इसको यहाँ पर इसका वध कर दिया। और इस तरह से मौर्य जो राजवंश था वह समाप्त हो जाता है और एक नए राजवंश का उदय होता है, वह था शुंग वंश, क्योंकि इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश उस समय से इसका उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की थी? तो कौन सा बंगाल का वह नवाब था? तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र के बदले बंगाल का नवाब बना था। और बंगाल का नवाब बनाया किसने था? इसको बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया था। अब क्या होता है, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बंगाल का नवाब बनाती है, तो अब जो है जब कंपनी के अधीन काम करना है तो उनको गिफ्ट देने हैं, उनको टैक्स देना है, पैसा देना है, भुगतान करना है। तो कुछ समय के बाद खुद मीर कासिम काफ़ी परेशान हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों से। तो इसने क्या किया, इसने अब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अवध का सिराजुद्दौला के साथ मिलकर के, शाहर आलम द्वितीय के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रसिद्ध युद्ध किया था। वो किया था 1764 में। और वो कौन सा था? वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किया तो ज़रूर, लेकिन ये जो है इसमें पराजित हो गया था और कंपनी की यहाँ पर जीत हो गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से ही सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश बनता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक और फिर सैयद वंश यहाँ पर बनते हैं।
तो गुलाम, अगर हम इन अलग अलग वंशों की बात करें तो जो गुलाम वंश था इसकी जो स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ का पहला शासक बनता है। ये कैसे बनता है? तो जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना देता है और इस तरह से गुलाम वंश का उदय यहाँ पर होता है। तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक यानी कि 84 वर्ष तक गुलाम वंश यहाँ पर रहता है। इसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और इस जो वंश है इसका एक प्रसिद्ध राजा भी हुआ अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश जो है ये रहा 1290 से 1320 तक की रहा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक 1414 तक रहता है और इस वंश का संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आता है सैयद वंश और सैयद वंश चलता है 1414 से 1441 तक। खिलज खां जो है इस जो वंश है इसका संस्थापक होता है। तो इस तरह से ये थे कुछ वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इसका क्रम है। अगला है निम्न में से कौन संत कृष्ण मार्गी नहीं थे? तो वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास ये सब कृष्ण मार्गी थे, लेकिन इनमें से संत हैं दादू दयाल, ये कृष्ण मार्गी नहीं थे। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के ये प्रमुख संत हुए हैं। अत्यधिक दयालु होने के कारण इनको दादू दयाल नाम से जानते थे। तो ये थे दादू दयाल जो कि कृष्ण मार्गी नहीं थे। अगला है छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो जब छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो वो बहुत ही विशेष हुआ था। तो सीधे बनारस से जो है पंडित गंगा भट्ट को बुलाया गया था। अब इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली बार राज्याभिषेक जब हुआ था तो 12 दिन के बाद इनकी मां का देहांत हो गया था। अब इसकी वजह से 4 अक्टूबर 1674 को फिर दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ और इनके राज्याभिषेक में उस समय के 50 लाख रुपए का खर्चा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के राज्यकाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जहाँ तक अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो हमको लगेगा कि वो अकबर था या जहांगीर था या शाहजहां था, जो कि इनकी छवि थोड़ा सा अच्छी थी इतिहास के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि वह राजा था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम सरकारी सेवा में थे, यानी कि हिंदू जो थे इसके यहाँ पर सेवा में थे। अगर बात करूँ यहाँ पर तो इसके जो पिता थे शाहजहां, तो उनके शासनकाल में लगभग 21% जो है हिंदू थे सरकारी सेवाओं में, लेकिन इसके समय पर जो है 33% जो है हिंदू सरकारी सेवाओं में आ गए थे। और तो और इसने बहुत से जो हिंदू राजा थे इसके लिए ये युद्ध करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ युग्म दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से जो है सही आंसर है बीजापुर निजाम शाही। बीजापुर जो है ये निजाम शाही वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर थी आदिल शाही। आदिल शाही, तो ये जो है युग्म सही नहीं था, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो जो ये बीजापुर में जो आदिल शाही थी, बीजापुर कहाँ था? ये कर्नाटक का एक अभी वर्तमान में शहर है। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मराठा साम्राज्य के बारे में, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? तो वो है मुगलों से लगातार संघर्ष। मुगलों से लगातार संघर्ष इन्होंने यहाँ पर नहीं किया था। तो हुआ यूँ था कि
कि जो प्रशासन और जो साम्राज्य की स्थापना में जो अस्थिरता आई थी, तो साथ में जो पेशवा के अधिकार का पतन हो गया था, और प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो मराठा संघ है उसमें भी बहुत सारे झगड़े हो गए थे, जिसके कारण मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट है कि मुगलों के साथ लगातार संघर्ष के कारण भी ऐसा हुआ, जिसकी वजह से इनका पतन हुआ। अगला है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने शुरू की थी? कृषि हेतु ऋण व्यवस्था की जो आप जो है ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं अपनी कृषि के लिए, तो ये शुरू किया था मोहम्मद तुगलक ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। दिल्ली का पहला सुल्तान ये था जिसके आगे गाजी की उपाधि लगी थी। और ये गाजी शब्द का अर्थ क्या था? गाजी शब्द का अर्थ था काफिर। अभी काफिर क्या होता है? काफिर का शाब्दिक अर्थ उस समय था जो है हिंदुओं का वध करने वाला। तो मोहम्मद तुगलक वो था जिसको गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला है, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की राजस्व नीति के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो अलाउद्दीन की राजस्व नीति जो थी उसके अंतर्गत लगान कृषि उपज के आधे भाग तक कर दिया जाए, गृह कर और चरागाह कर नामक दो नए कर इसने लगाए, लगान भूमि की पैमाइश के आधार पर इसने जो लगान लगाया, लेकिन जो कृषि सुधार हेतु कृषकों को राज्य द्वारा ऋण दिया गया ये गलत है, कोई ऋण नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला है, शिवाजी की पहली सफलता क्या थी? शिवाजी की पहली सफलता थी तोरण के पहाड़ी दुर्ग पर इसने अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह है शिवाजी की जो है पहली सफलता थी तोरण के पहाड़ी दुर्ग पर अधिकार। अगला है, अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो अकबर ने पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह लड़ा था हेमचंद्र विक्रमादित्य के विरुद्ध। 5 नवंबर 1556 में यह युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध। और यह युद्ध जो है मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला अंतिम संघर्ष था। जो मुगल और अफगान जो हैं आपस में युद्ध करने पर लगे हुए थे, लेकिन जब ये युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, इसके बाद इनके बीच संघर्ष खत्म हो जाता है। अफगान अब हार मान जाते हैं और इस युद्ध के बाद 300 वर्षों तक जो है मुगलों का शासन रहता है। तो होता यह है कि इस युद्ध का परिणाम क्या था कि अकबर जीत जाता है और अब जो है पूरी तरह से मुगलों का शासन आ जाता है। और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खान जमान और बैरम खान ने अकबर की तरफ से, जिसकी वजह से ये युद्ध जीत गए थे। अगला है, शिवाजी का जल बेड़ा कहाँ स्थित है? शिवाजी का जल बेड़ा ठाणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? मयूर सिंहासन मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। यह एक सोने का सिंहासन था जिसको मयूर सिंहासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए जो मोर हैं वे बनाए गए हैं। यह रत्न जड़ित एक सिंहासन था जिसपे कि हीरे और मोती और जवाहरात लगे हुए थे। इसकी कीमत उस समय की लगभग 1 करोड़ इसकी कीमत थी। तो पहले इसको आगरा में रखा गया, फिर इसको दिल्ली के लाल किले में रखा गया और बाद में 1739 में इसको ईरान का जो नादिर शाह है वो लूट करके ले गया ईरान। अब इसका इतिहास यहाँ पर भी नहीं रुका, ईरान से फिर जो है सिख इसको बाद में अमृतसर लेके आए और लेकिन बाद में फिर से जब अंग्रेज शासन भारत में आया तो अंग्रेज जो है इस मयूर सिंहासन को यहाँ से भी लूट के ले गए और आज वो है अब अंग्रेजों के देश में है और वहाँ की शोभा बढ़ा रहा है। अगला है, शेरशाह के अधीन दीवान ए रिसालत का संबंध निम्न में से किससे था? दीवान ए रिसालत ये क्या है? ये विवाद इसके अंतर्गत है। ये किस मामले में है?
तो ये धर्म विभाग कोई इसको कहते हैं। कोई इसको कहते हैं कि ये जो है विदेशों से जो पत्र व्यवहार है और जो वहाँ पर आने वाले राजदूत हैं उनकी देखभाल के लिए होता था। तो कहा है कि यहाँ पर जो है ये धार्मिक मामलों से संबंधित था, दीवान ए रिसालत। अगला है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो ये था राजनीतिक एकता का अभाव, और हमेशा से ही ऐसा हुआ है। हिंदू राजा हमेशा से ही इतिहास में अगर हारे हैं तो हारे हैं सिर्फ और सिर्फ एकता के अभाव से, लैक ऑफ यूनिटी की वजह से। अगर सब लोग एक रहते तो न तो ये कभी जो है मुगलों के अधीन रहते, नहीं कभी ये अफगानों के अधीन रहते, और नहीं कभी ये अंग्रेज़ों के अधीन रहते। तो ये साथ में नहीं रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे, जिसकी वजह से देश को गुलामी झेलनी पड़ी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान एक कोह स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि को प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद जो है, दिल्ली जो राजधानी है उसको कौन लाया था? उसको लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़ की रानी की कथा किसने अमर कर दी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के माध्यम से चित्तौड़ की रानी जो है उसकी कथा को अमर कर दिया, जिसमें कि उन्होंने जौहर किया था। आप जानते ही हैं कि उन्होंने समूह में मिलकर के जौहर किया था चित्तौड़ की रानी ने, पद्मावती ने। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23/6/1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में उम्मीद है मुझे कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। कहानियों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर डेट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। तो इसी तरह से हम इतिहास को समझते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए और इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।